हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उत्कर्ष है एंड करंटली आई एम परस्यूइंग MBBS फर्स्ट ईयर एट VMMC सफदरजंग। सो अभी हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का रिवीजन करेंगे। एंड उससे पहले फ्रेंड्स, जैसे अभी तक मैंने और वीरेंद्र ने क्लास 11th NCERT का प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी से पहले का तो मेजर पोर्शन कवर कर ही लिया है। रिवीजन शीट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी गई होंगी या आप कर दी जाएगी, और जो रिवीजन वीडियोज़ हैं वो भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। सो बट हमें अब आपका भी फीडबैक चाहिए कि इससे आपकी हेल्प हो भी रही है या ये सब आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं है। तो आप बेसिकली ना इसको आपका तरीका ये हो सकता है कि आप पहले रिवीजन वीडियो देखें, देन आप रिवीजन शीट जो आपको प्रोवाइड करी गई है नीट प्रेप की तरफ से, आप उसको देख सकते हो। फिर अपनी खुद की रिवीजन शीट ज़रूर से बनाएं, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, कई ज़्यादा टाइम्स बेनिफिट होगा उससे आपको। तो आप बेसिकली कमेंट्स में आप ही बताइए कि जो हमने अभी तक आपको प्रोवाइड किया रिवीजन शीट्स और वीडियोस, तो वो उससे आपका कितना बेनिफिट हुआ है, या आपको लगता है कि आपको NCERT कुछ ऐसे पॉइंट्स पता पड़े जो अभी तक आप उसको इग्नोर कर रहे थे, और आपने अभी तक आपने कितने चैप्टर्स की रिवीजन शीट्स खुद ने बनाई है, ट्राई की है। सो वो आप ज़रूर कॉमेंट्स पर बताएँ। सो उससे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छी वीडियोज़ बनाने का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से। ना इस चैप्टर की बात करें तो इसके लिए चैप्टर 8 का फाउंडेशन चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो समझ नहीं आया है कि क्रोमैटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, तो आपको चैप्टर नहीं समझ में आएगा। प्लस ये काफ़ी कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसमें कुछ रटने का नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सिवाय बस नाम रटने फेजेस के। उसके अलावा सब कंसेप्चुअल है, और तो इसीलिए इसको समझना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं कई। तो उसके लिए आपको चैप्टर के कंसेप्ट को समझना है। तो मैं जस्ट एक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, जस्ट कि क्रोमोसोम बेसिकली क्या है और क्रोमैटिन में और इसमें डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली जो न्यूक्लियस है उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है जो उसका सेल डिवीजन का फेज़ है वो। तो उन दोनों फेजेस में बेसिकली जब वो डिवाइड नहीं कर रहा है, या जब वो इंटरफेज में है, एंड 24 आवर्स की अगर एक सेल साइकिल है, तो उसमें 95% टाइम वो सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता है, वो इंटरफेज में होता है। सो उस ड्यूरेशन को बेसिकली हम जब हम देखेंगे सेल को, तो उसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो DNA है, इट विल बी नॉट कंडेंस नहीं होगा वो, तो उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं। वो बेसिकली फाइबर्स की फॉर्म में अरेंज होगा, न्यूक्लियर प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है। एंड जब सेल डिवाइड होगा तो वो कंडेंस होना शुरू हो जाएगा, और उसे हम क्रोमोसोम कह देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में वही गिवन है कि एक इंपॉर्टेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल इस डिवीजन की, या एक बॉडी है, सब हमारी बॉडी है, तो वो एक जाइगोट से बनी है। तो वो कैसे बनी है, सेल डिवाइड किया, माइटोसिस हुआ कई सारा, तो वो कैसे हुआ। सो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। सो उससे स्टार्ट करते हैं, सेल साइकिल। तो सबसे पहले तो सेल साइकिल में क्या क्या होता है, तो DNA रेप्लिकेशन होगा, ऑब्वियसली सेल ग्रोथ होगा, एंड साइटोकाइनेसिस होगा, सो सेल डिवीजन होगा। तो ये सब सेल साइकिल की डेफिनेशन एक है जो यहाँ पे गिवन है, वो आपको आनी चाहिए। देन उसके बाद जो इवेंट्स हैं सेल साइकिल के, वो सारे प्लान्ड है, वो सारे जेनेटिक कंट्रोल्स के थ्रू, दे कैन बी रेगुलेटेड थ्रू जेनेटिक कंट्रोल, ठीक है। तो जो सेल ग्रोथ है वो तो पूरे टाइम चलती रहती है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बट जो DNA सिंथेसिस है, DNA रेप्लिकेशन है, दैट अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। सो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। देन अगर हम देखें तो फेजेस सेल साइकिल के, तो एक टिपिकल जो यूकैरियोटिक सेल है, तो बेसिकली अगर हम ह्यूमन सेल्स को स्टडी करें कल्चर में, तो वो एक टिपिकल सेल है। देन वो अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में हालांकि जो 95% ऑफ द टाइम है ना, वो तो केवल इंटरफेस का होता है, लेस देन 5% होता है जो कि उसमें सेल एक्चुअली डिवाइड कर रहा होता है, जिसमें वो M फेज में होता है, सो कॉल्ड। देन यहाँ पे एक फैक्ट है इंपॉर्टेंट, कि जो यीस्ट है, इट कैन प्रोग्रेस थ्रू सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स, ठीक है। देन इसके दो फेजेस हैं, इंटरफेज एंड M फेज, माइटोसिस फेज। तो जो M फेज है, यहाँ पे वही फैक्चुअल डेटा गिवन है कि लेस देन 5% होता है M फेज। एंड जो M फेज है, इट स्टार्ट्स विद द न्यूक्लियर डिवीजन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो सबसे पहले इसमें केरोकाइनेसिस होगा, एंड इसके बाद इट इज़ फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, विच इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो इंटरफेज है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज। नाउ इस हम ये नेम जो है, ये काफ़ी एक ऑब्सोलीट है अब तो काफ़ी, क्योंकि इस टर्म से लगता है कि इस फेज में सेल जो है रेस्ट कर रहा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो काफ़ी एक्टिव है, वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन। सो ये अब एक ऑब्सोलीट टर्म है, बट स्टिल गिवन NCERT में सब पता होना चाहिए कि इट्स कॉल्ड रेस्टिंग फेज। तो हालांकि इसमें काफ़ी एक्टिव होता है सेल। देन जो इंटरफेज है, उसके 3 डिविजन हैं, G1 कैप1, S फेज सिंथेसिस फेज, और G2 फेज कैप2 फेज, ठीक है। अब इसमें बेसिकली पता होना चाहिए कि G1 जो है, दैट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अभी माइटोसिस हुआ, अच्छा ये एक फैक्ट है, ये एक बात समझने की है कि S फेज जो है उसमें DNA रेप्लिकेशन होगा। तो इस
एम फेज और एस फेज के बीच में जो फेज है दैट इज G1 फेज, तो ये वाला सी समझ में आ गई। एंड एस फेज के बाद में जो फेज है दैट इज G2 फेज, ठीक है। तो एस और अच्छा G1 फेज में रेप्लिकेशन नहीं होगा डीएनए का, द सेल विल बी मेटाबॉलिकली एक्टिव, वो ग्रोथ करेगा, वो प्रिपेयर करेगा एस फेज के लिए, बट वो डिवाइड नहीं करेगा अपने डीएनए को, रेप्लिकेट नहीं होगा डीएनए उसका। फिर जो एस फेज है, सिंथेसिस फेज है, इसमें डीएनए रेप्लिकेट होगा, इसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट होगा, एंड इस टाइम में जो डीएनए है वो डबल हो जाएगा उसका अमाउंट। लाइक अगर फर्स्ट ऑफ ऑल सी जो है अगर वो अमाउंट है डीएनए का बिफोर एस फेज, देन आफ्टर एस फेज इट विल बिकम 2C, ठीक है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये आता है कि सपोज ये मेरा क्रोमोसोम है, सो ये मेरा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हो गया, सेंटर में प्लेस है। नाउ अगर ये इसका जो एक इसमें डीएनए है, बेसिकली मोस्ट ऑफ द परसेंटेज तो डीएनए ही है, प्रोटीन्स भी हैं, हिस्टोन्स, नॉन हिस्टोन्स, तो ये एक क्रोमैटिड कहता है हम इसे, क्रोमैटिड, यहाँ पे डी है, एन नहीं है, एन इंटरफेस में होता है, ये क्रोमैटिड है। सो बेसिकली अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है, नाउ ये एम फेज में प्रेजेंट होंगे, तो इसके हम एक क्रोमैटिड कहेंगे। नाउ अगर ये रेप्लिकेट कर गया तो यहाँ पे एक और ऐसे ही एक क्रोमैटिड आ जाएगा जो इसके आइडेंटिकल होगा जेनेटिकली, तो इससे हम कह देंगे कि एस फेज के बाद में जो सेल है, मतलब जो न्यूक्लियर क्रोमोसोम है, उसमें 2 क्रोमैटिड हो जाएंगे, तो इन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कह देते हैं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया। तो उसके बाद इसीलिए जो क्रोमोसोम नंबर है, बट वो तो अभी भी 1 ही है, मतलब क्रोमोसोम तो अब भी एक ही है, तो इसलिए एस फेज के बाद डीएनए अमाउंट डबल होता है, बट क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होता, वो कॉन्स्टेंट रहता है। देन उसके बाद G2 में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं और माइटोसिस के लिए प्रिपरेशन होता है, सेल ग्रोथ होती है। सो ये वाला चीज़ होगी। देन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि प्लांट्स कैसे कंटिन्यू करते हैं थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड करना, तो वो आंसर भी गिवन है लास्ट में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो बेसिकली ये लाइफ लॉन्ग माइटोसिस करते रहते हैं ये सेल्स, तो उसका रीज़न हो गया। देन एक क्विसेंट स्टेज करके कंसेप्ट है कि जो क्विसेंट स्टेज है दैट्स ऑल्सो कॉल्ड G0 फेज। तो इसमें क्या होता है कि कुछ जो सेल्स हैं, लाइक द कार्डियक सेल्स हो गया, नर्व सेल्स हो गया, सो दे बेसिकली एग्जिट G1 फेज। ये क्वेश्चन भी आया था इस बार नीट में 2019 में कि दे एग्जिट G1 फेज। हालांकि ये काफ़ी लाइक एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जो उसका आंसर दिया गया था, सो वो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल था, बट स्टिल कुछ सेल्स जो हैं दे डू नॉट डिवाइड फर्दर एंड एग्जिट G1, ठीक है, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड द क्विसेंट स्टेज। फिर उसके बाद इस स्टेज में हम सेल्स जो हैं, ऐसा नहीं है कि वो मेटाबॉलिकली भी एक्टिव नहीं है, वो इनएक्टिव हो चुके हैं, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जस्ट इतना है कि वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, दैट मीन्स कि वो इंटरफेज में है, अब एम फेज नहीं आ रहा उनकी लाइफ में। सो जो एनिमल्स हैं, अब माइटोटिक सेल डिवीजन जो है ये सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में देखने को मिलता है, और प्लांट्स में इन बोथ हैप्लॉइड एज वेल एज डिप्लॉइड सेल्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। देन उसके बाद लेट्स स्टार्ट विद द एम फेज। तो जो एम फेज है, माइटोटिक फेज जो है, इससे इट्स ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें जो प्रोजेनी सेल्स, डॉटर सेल्स हैं, उनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं होते, वो पेरेंट सेल्स के बराबर ही रहते हैं, ठीक है। सो इसलिए हम इसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। इसके 4 सीरीज हैं बेसिकली, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एंड इट इज़ अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस। तो मतलब ऐसे कुछ क्लियर कट डिफरेंस नहीं है कि यहाँ प्रोफेज है, यहाँ मेटाफेज है, यहाँ एनाफेज है, बट स्टिल वी कैन डिफरेंशिएट ग्रॉसली। तो उसके बाद प्रोफेज की बात करते हैं। सो प्रोफेज में रिविजन के लिए अगर आपको जल्दी से देखना हो तो आप ये 2 पॉइंट्स ज़रूर देखें इसके, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स में आपको पता पड़ जाएगा कि इसके जो मेन जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है वो क्या हो रहा है प्रोफेज में। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं, क्रोमोसोमल मटेरियल जब तक क्रोमैटिन की फॉर्म में था वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है, इट फॉर्म्स कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स, ठीक है। एंड ऑब्वियसली एस फेज हो चुका है, तो इसीलिए 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड होंगे इसके सेंट्रोमियर पे, जैसे मैंने बताया था डायग्राम बना के। सो लाइक यहाँ पे इसके 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड हैं इससे अभी फिलहाल, ठीक है। देन जो माइटोटिक स्पिंडल है वो बेसिकली उसकी इनिशिएशन हो जाती है उसकी असेंबली का, एंड ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, प्रोटीनेसिस कंपोनेंट साइटोस्केलेटन पढ़ा था, तो वही वाली चीज़ है कि वो इसमें आके वो बेसिकली माइटोटिक स्पिंडल को फॉर्म करना शुरू कर देता है प्रोफेज में। और जब सेल्स एट द एंड ऑफ प्रोफेज जो है माइक्रोस्कोप में गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, ER हो गया, एंड न्यूक्लियर मतलब वो सब नहीं होता, सो इट ऑल डिसअपियर्स, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर में एक और इम्पॉर्टेंट जो बात यह है कि आपको डायग्राम्स ना रटे होने चाहिए, मतलब इन द सेंस कि आप बनाने के लिए नहीं, बट अगर आप पे डायग्राम आ गए, पूछ लिया कौन सी स्टेज है, तो वो आपको पता पड़ जाना चाहिए, लाइक उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपका, वहाँ पे वेस्ट नहीं होना चाहिए टाइम। सो आपको डायग्राम एक पता होना चाहिए। जैसे सपोज मैं पूछूं कि ये डायग्राम किसका है, सो आपका आंसर आ जाना चाहिए कि ट्रांजिशन मेटाफेज है। तो ये आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए डायग्राम्स के अंदर, ठीक है। ये काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपको बाद में। सो मेटाफेज है, लेट्स स्टार्ट विद मेटाफेज। अब जब न्यूक्लियर मतलब कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो गया तो उसके बाद प्रोफेज खत्म हो गया, लाइक क्लियर कट डिफरेंस तो नहीं है, बट हम ऐसे बता सकते हैं कि कब प्रोफेज है कब मेटाफेज है। सो ये सेकंड फेज है मेटोसिस का, कॉल्ड द मेटाफेज, ठीक है।
इसमें क्या होता है, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है नहीं, एनवेलप तो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो क्रोमोसोम्स जो है दे आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ठीक है। उसके बाद इस स्टेज पे आके जो कंडेंसेशन था क्रोमोसोम्स का वो स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, तो अब वो कंप्लीटेड हो चुका है, ठीक है। और बेसिकली ये बेस्ट स्टेज है, ये काफ़ी स्टार पॉइंट है कि ये फेज है, इसमें मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स कैन बी ईजिली स्टडीड, ठीक है। उसके बाद जो मेटाफेज क्रोमोसोम है, इट इज़ मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ऑब्वियसली दो सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना हुआ है ना, एंड हेल्ड बाय द सेंट्रोमियर। और कैनरेकोर पढ़ाई था हमने पिछले चैप्टर में, लाइक जो सेल वाला चैप्टर था। और उसके बाद इस जो कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स हैं, अगेन ये दो हैं, पढ़ने चाहिए आपको, कि जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, डायग्राम में देखते हैं चलो। तो ये डायग्राम जो है, इसमें ये जो है स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये आपका सेंट्रोसोम है। तो ये एस्ट्रल रेज हैं, ठीक है, डायग्राम में डिपिक्टेड जो है ये एस्ट्रल रेज हैं। सो ये सब माइक्रोट्यूब्यूल का बना हुआ है, स्पिंडल फाइबर हो गया, एस्ट्रल रेज हो गई। सो ये बेसिकली आके कैनेटोकोर से अटैच होते हैं क्रोमोसोम के, एंड अरेंज कर देती है इसको अलॉन्ग इक्वेटोरियल प्लेट, जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे आके अरेंज जाते हैं, सो इसे हम कह देंगे मेटाफेज। तो ये बेसिकली एक आउटलुक हो गया मेटाफेज पे। देन नेक्स्ट फेज जो है एनाफेज, ये बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फेज है। इसमें ना डिफरेंस है, बेसिकली यही डिफरेंशिएटिंग फीचर है बेसिकली मियोसिस 1 में और माइटोसिस में, ठीक है। तो लाइक इसमें क्या होता है, अभी अरेंज हो गए, तो अब क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाता है, एंड जो क्रोमैटिड्स थे दे बिकम डॉटर क्रोमोसोम्स, और वो ऑपोजिट पोल्स पे माइग्रेट करना शुरू कर देती है। सो ये बेसिकली, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेंट्रोमियर जब वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट, तो जो सेंट्रोमियर है दैट इज टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस एट द लीडिंग स्टेज एंड द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। तो ये हो गया कि ऐसे मूव करता है बेसिकली वो, और ये अब इधर मूव कर रहा है। तो जो क्रोमोसोम के आर्म्स हैं वो पीछे हैं और सेंट्रोमियर आगे लीड कर रहा है। एंड जो एनाफेज के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते हैं एंड दे मूव टू ऑपोजिट पोल्स। तो डायग्राम आपने देख लिया, ठीक है। देन द लास्ट फेज ऑफ माइटोसिस दैट इज टेलोफेज। टेलोफेज का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं ये पहुंच चुके ऑपोजिट पोल्स पे, देन दे डीकंडेंस एंड दे लूज देयर इंडिविजुअलिटी, एंड बेसिकली वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर हो जाती है, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, ईआर वो सब रिफॉर्म हो जाते हैं। सो बेसिकली हो गया इसका टेलोफेज का कंटेंट, ठीक है। देन साइटोकाइनेसिस, सो आफ्टर टेलोफेज देयर इज साइटोकाइनेसिस, एंड बेसिकली ऑब्वियसली बात है सेल डिवीजन करना है आपको, 2 सेल्स बनाना, डॉटर सेल्स। तो सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन से काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो फिर वो मल्टी न्यूक्लियस सेल हो जाएगा, तो उसके लिए हमको सेल डिवीजन करना पड़ेगा। अब इसके 2 तरीके हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अलग अलग तरीके से सेल डिवीजन होता है। तो अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो उसमें बेसिक चलो पहले एनिमल सेल देखते हैं। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सपोज ये मेरा एक एनिमल सेल है, तो इसमें यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पे बेसिकली ये एक फरो फॉर्मेशन होता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, तो इसे हम सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन कहते हैं। सो यहाँ पे ये शुरू हो गया सेल फरो बनना, और ये न्यूक्लियस यहाँ पे चलेगा दोनों डॉटर सेल्स में जो बनने वाले हैं। सो ये फाइनली कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे दोनों को। सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रीपिटल फॉर्म ऑफ सेल डिवीजन। देन सेल, हालांकि प्लांट सेल में पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो काफ़ी वहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, सो वो काफ़ी रिजिड है, तो वो ऐसे डिवाइड करने नहीं देगी। तो वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म होता है, तो यहाँ से बेसिकली टुवर्ड्स द सेंटर से अवे फ्रॉम सेंटर एक सेल प्लेट बनना शुरू होता है, ठीक है, जिसके कि बेसिकली इसमें गिवन भी है कि इट रिप्रेजेंट्स द मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ द 2 एडजेसेंट सेल्स। तो ये हो गया। एंड तो ये बेसिकली ये मैंने डायग्राम को जो समझा दिया कि इस पैराग्राफ में क्या गिवन है, सो आप पढ़ लीजिएगा। एंड अगर ये मैंने बता दिया कि अगर साइटोकिनेसिस नहीं होगा तो एक मल्टी न्यूक्लियेट सेंसेशन बन जाएगा सेल्स का। एग्जांपल आ गया इसका लिक्विड एंडोस्पर्म इन द कोकोनट, ठीक है। डायग्राम्स अगेन सारे आपको अच्छे से पता होने चाहिए, समझ में आने चाहिए। सो उसके बाद माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं काफ़ी वो बता देता हूँ। सो लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट के सेल्स बनते हैं इससे, ठीक है, जो कि मियोसिस में नहीं होता क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। सो आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट है। देन जब सेल ग्रो होता है ना तो उसका न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो काफ़ी बड़ा हो जाता है। सो बेसिकली वहाँ पे ना आपको अगर वो स्टोर करना है तो सेल को डिवाइड करना पड़ेगा, तो माइटोसिस वहाँ भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। प्लस सेल रिपेयर हो गया, ठीक है, लाइक जो हमारा एपिथेलियल लेयर है वहाँ पे जो सेल्स हैं एपिथेलियल को स्किन के, तो वो काफ़ी वो डोज मतलब डैमेज होते हैं, तो उनको वापस से रिप्लेस करने के लिए सेल रिपेयर होता है। तो वो सब माइटोसिस के थ्रू होता है, बहुत लाइक दिन में हर दिन होता है ये सब। सो फिर उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं वो सारे माइटोटिक डिविजन्स करता है, ठीक है। देन उसके बाद सो ये हो गया माइटोसिस हमारा यहाँ पे ख़त्म। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ मियोसिस। तो मियोसिस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस से ज़्यादा थोड़ा एलैबोरेट गिवन भी एनसीईआरटी में। इसमें यह है कि इसमें 2 होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। नाउ मियोसिस 1 फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना चाहिए कि
एक डिप्लॉइड से एक हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन है मियोसिस, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसमें हम डिप्लॉइड सेल से एक हैप्लॉइड गैमेट बनाते हैं, तो वहाँ मियोसिस होता है बेसिकली, ठीक है। तो इट इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड लाइफ फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, और उसको वापस से डिप्लॉइड कौन बनाता है, फर्टिलाइजेशन बनाता है, जिससे जाइगोट बनता है। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन के बाद ना ये आप पढ़ लीजिएगा। देन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं ये बता दिया कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मियोसिस है इट इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड 1 and 2 मियोसिस, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब जो एस फेज है ना वो सिर्फ एक बार ही आएगा, डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होगा, एंड दैट इज बिफोर मियोसिस 1। मियोसिस 2 से पहले जो होता है ना वहाँ वापस से एस फेज नहीं आएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये सब अब आगे देखेंगे ये हम, ठीक है। तो मियोसिस 2 के एंड में एक डिप्लॉइड सेल से बेसिकली 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाएंगे। देन जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पेज है मेरे ख्याल से वो यही पेज है, मियोसिस 1 का पूरा जो कंटेंट गिवन है, क्योंकि इसके अलावा तो बाकी सब जो पढ़ेंगे वो सब बहुत बेसिक है, वो आप माइटोसिस में भी आपको समझ में आ जाएगा, बट ये जो है ये काफ़ी यूनिक है, तो ये ढंग से देखिएगा। तो इसमें मियोसिस 1 जो है इसमें ऑब्वियसली वही है प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। तो सबसे पहले प्रोफेज 1। अब ये तो है कि प्रोफेज जो है इसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन का मतलब मियोसिस 1 का वो एक टिपिकली लॉन्गर है देन दैट ऑफ द माइटोसिस, ठीक है। अच्छा एक और बात, वहाँ पे माइटोसिस जो था इट वाज आल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि वो लगभग क्या एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बना रहा था डॉटर सेल्स में, बट यहाँ पे नहीं होगा ऐसा बिकॉज यहाँ पे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, सो इट इज़ कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। तो अब जो प्रोफेज 1 है दैट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू 5 फेजेस, दैट इज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लेप्टोटीन में कुछ नहीं होता, बेसिकली कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम्स का, इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द फेज, ठीक है। देन जाइगोटीन, इस फेज में क्रोमोसोम्स जो हैं दे स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस, ठीक है। अच्छा ये तो पता होगा कि एक ह्यूमन सेल जो है उसमें बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। इसको हम 23 पेयर्स में अगर हम कंसिडर करें तो इसका मतलब हर पेयर जो है वो आपस में क्या जाता है होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, जिसमें 22 पेयर्स होते हैं ऑटोसोम्स के, पता होगा, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम्स का पेयर, XX इन केस ऑफ फीमेल्स एंड XY इन केस ऑफ मेल्स, ठीक है। तो ये जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं इनकी पेयरिंग का प्रोसेस होता है जो जाइगोटन में होता है एंड इट्स कॉल्ड सिनेप्सिस। और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स ये बने कि यहाँ पे सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, एंड इससे जो लाइक ये दो मेरा क्रोमोसोम्स का ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, सो इनका एक बाइवैलेंट बन जाता है जब ये पास में आता है, या वी कैन ऑल्सो से टेट्राइड बन जाता है, ठीक है। टेट्राइड इन द सेंस कि इसमें 4 आर्म्स आ गए साथ में, तो टेट्राइड 2 क्रोमोसोम्स आ गए, सो इट्स बाइवैलेंट, तो उसकी फॉर्मेशन होती है, एंड ये होगा जाइगोटिन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर। देन पैकाइटिन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ द प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज, ठीक है। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने रिविजन शीट्स में दे रखी है, सो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि जो प्रोफेज 1 का पैकाइटिन है वो जो है इन सबसे बड़ा है जाइगोटिन और प्रोफेज और लेप्टोटीन से, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसी स्टेज में आके क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्रोमोसोम में आ जाते हैं वो बेसिकली, एंड सो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर अकर्स, ठीक है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब देखो इसका क्या मतलब है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन सिस्टर मतलब ये दो आपस में लाइक ये ऑब्वियसली 2 क्रोमैटिड्स है हर क्रोमोसोम में, सो ये 2 आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स है, बट ये 2 थोड़े हैं, तो ये 2 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं, तो इन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, ठीक है, एंड इट इज़ एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, एंजाइम आ सकता है विच इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंस, इंपॉर्टेंट है। तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है बेसिकली जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन करता है तो उससे वेरिएशन आता है जो कि एवोल्यूशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन जो है इट इज़ कम्प्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकाइटिन, बट ये इसके बाद क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, तो सपोज उन्होंने यहाँ पे आके क्रॉसिंग ओवर की तो वो यहाँ पे एक दूसरे से लिंक्ड रह जाते हैं, वो अलग नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसके एंड में लिंक्ड एट द साइट ऑफ द क्रॉस ओवर, ठीक है। तो ये हो गया। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था इस पैराग्राफ में कि जो बाइवैलेंट क्रोमोसोम है ना वो सबसे क्लियरली जो है पैकाइटिन स्टेज में ही आपको देख सकते हैं, सो दे क्लियरली अपीयर एज टेट्राइड्स। तो टेट्राइड्स की फॉर्म में अगर आपको देखना है तो बेस्ट स्टेज है पैकाइटिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देन डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस में एक पॉइंट जो आपको याद होना चाहिए एकदम कि इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स एंड टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये आपस में सेपरेट करते हैं जिससे क्या होता है कि एक्स शेप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, दे आर कॉल्ड कियाज्माटा। तो यहाँ पे ना एक्स शेप स्ट्रक्चर बन जाते हैं, दैट इज कॉल्ड कियाज्माटा।
तो वो डिप्लोटीन में बोलते हैं, ठीक है। ये अल्टीमेट इंपॉर्टेंट लाइन है कि oocytes of some vertebrates डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। लाइक ये आया भी था शायद 2018 नीट में, सो ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद डायकाइनेसिस में देयर इज टर्मिनलाइजेशन ऑफ chiasmata एंड द क्रोमोसोम्स, ऑब्वियसली प्रोफेज का एंड है तो क्रोमोसोम्स विल बी फुली कंडेंस्ड एंड meiotic spindle is prepared for the separation of the homologous chromosomes और बेसिकली न्यूक्लियोलस वगैरह सब डिसअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर एनवलप ब्रेक डाउन एंड इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ठीक है। अब आ जाता है मेटाफेज 1 पे। इसमें अब क्या है, बायोवैलेंट क्रोमोसोम्स जो हैं दे हैव अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट और इसका हेल्प अगेन स्पिंडल फाइबर्स नहीं किया है, ठीक है। तो ये अगेन डायग्राम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन एनाफेज 1, तो जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हैं दे सेपरेट, ठीक है। अब इसमें जो क्रंच है मतलब वो यही है कि यहाँ पे क्रोमैटिड सेपरेट नहीं, यहाँ पे क्रोमैटिड स्प्लिट नहीं करेगा, यहाँ पे केवल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। तो अभी भी हर क्रोमोसोम पे 2 क्रोमैटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक। एंड टेलोफेज 1 में क्या होगा, वापस से जो है न्यूक्लियर एनवलप आ जाएगा, वो सब आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद का जो फेज़ है मियोसिस 2 और मियोसिस 1 के बीच का, दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एस फेज नहीं होगा, ये पहले भी हम देख चुके हैं, मतलब यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो फिर स्टार्ट करता है मियोसिस 2 को। ये बेसिकली लाइक माइटोटिक ही है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू मियोसिस 1, ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो मियोसिस 2 का जो प्रोफेज है दैट इज़ अ मच सिंपलर प्रोफेज, ठीक है। देन प्रोफेज 1 एंड बेसिकली साइटोकाइनेसिस जस्ट बाद शुरू हो जाता है ये, मतलब क्रोमोसोम्स जो है वो फुली डीकंडेंस नहीं हो पाते, उससे पहले ही ये स्टेज शुरू हो जाती है इंटरकाइनेसिस की, ठीक है। एंड इट रिप्रेजेंट्स अ नॉर्मल माइटोसिस जो कि हम देख चुके हैं। सो प्रोफेज 2 के एंड तक वही सब प्रोसेस है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर कर गया, मेटाफेज 2 पे मेटाफेजिक प्लेट पे आके वो अरेंज हो गए। एनाफेज 2 पे जो लाइक अभी ना उस पर 2 आपको पता है कि इसमें 2 अभी तक क्रोमैटिड्स हैं, ठीक है। तो ये ऐसे आके सिंगली अरेंज होगा अलॉन्ग द इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। अब क्या होगा, एनाफेज 2 में ये स्प्लिट करेगा और फिर ये अपना माइग्रेशन शुरू कर देंगे इस तरफ, ऑपोजिट पोल्स की तरफ। तो ये इस तरफ कर देगा और ये वाले इस तरफ कर देंगे। तो ये मेटाफेजिक प्लेट थी, सो ये एनाफेज 2 है बेसिकली, ठीक है। देन उसके बाद टेलोफेज 2 है, मियोसिस एंड हो गया, अभी टेलोफेज 2, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगेन वही सब न्यूक्लियोलस वगैरह रीअपियर हो जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगी एंड सो फाइनली क्या हुआ, हमने देखा कि एक डिप्लॉइड सेल था और 4 हैप्लोइड डॉटर सेल इसके फॉर्म हो गए। सो दिस इज बेसिकली मियोसिस। सो नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। इसके 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक है। एंड सेकेंडली ये कि इट इंक्रीजेज जेनेटिक वेरिएबिलिटी, जिससे कि एवोल्यूशन प्रोसेस होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे 12th स्टैंडर्ड में एवोल्यूशन प्रोसेस जो है उसका जो वन ऑफ द की फाउंडेशन है वो वेरिएशन है, ठीक है। तो अच्छा, इस चैप्टर की समरी में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पे गिवन है कि जो एस फेज़ है ये डीएनए रेप्लिकेशन और क्रोमोसोम डिप्लिकेशन का फेज़ है, ठीक है। जो G2 फेज़ है दिस इज़ द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अच्छा, G1 जो है दिस इज़ द फेज, इट्स द पीरियड व्हेन द सेल ग्रोज एंड कैरीज आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म ही रुक जाता है और G1 जो फेज़ है ना इसी में ऑर्गेनल डुप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। तो यही वो लाइन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल डुप्लीकेशन अकर्स ड्यूरिंग द एस फेज़, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया वो ये कि एस फेज़ में जब आपका डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है न्यूक्लियस में, तो उसी टाइम सेल के साइटोप्लाज्म में ना उसी टाइम पे साइमल्टेनियसली सेंट्रोल भी डुप्लीकेट लाइक डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें। और तो इसी के साथ बेसिकली आप इसकी समरी पढ़ लीजिएगा और कोई भी अगर आपको लाइक वही कि आपने अभी तक के चैप्टर्स की रिवीजन शीट्स इसी फॉर्म में बनाई या नहीं बनाई, क्योंकि ना ये बात आपको अभी रियलाइज़ नहीं हो रही, बट लास्ट में जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस था कि रिवीजन शीट्स काफ़ी यूज़फुल रहती है, काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि उससे बेसिकली हमें लास्ट दिन पैनिक नहीं होता कि अब कितना पढ़ना है। सो उसके लिए आपके पास अपने खुद के नोट्स होने चाहिए बनाए हुए। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अभी तक कितने चैप्टर्स के रिवीजन शीट्स खुद से बनाए हैं। एंड सो थैंक यू।